पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन ने वो डिवाइन पिल को खरीद लिया था। जैसे उसने इसको खरीदा था, वो तीनों जो एंसेस्टर होते हैं उनको वो बता देता है कि देखो तुम लोगों ने मुझे इस प्लान के अंदर फंसाया ना, तो इसकी सजा तुम लोगों को अपनी बहुत सारी सेलेस्टियल जेड को देकर पूरी करनी होगी और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा उस हुआन फैमिली से। तो तीनों के तीनों एंसेस्टर इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर हुआन फैमिली का वो हुआन डोंग आकर पहुंच जाता है, जो कि देखने के लिए आता है कि किसने मारा है उसके फैमिली के बंदे को। तो वांग लिन अपनी पावर का यूज करते हुए हुआन डोंग की जान ले चुका था, तो इस वजह से हुआन भी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चली जा चुकी थी उसी रान्यू प्लैनेट के ऊपर देखने के लिए कि किसने हुआन डोंग को मारा है। उसी के साथ साथ वांग लिन को एक खास तरह के प्लैनेट के बारे में पता चलता है जिसका नाम था यूनजिया, और वहां पर ना मेटल एलिमेंट बहुत ज्यादा है जिसके जरिए वो अपनी हेवनली पर्ल जो है ना उसको कंप्लीट कर सकता है। तो वांग लिन वहां के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन जो था वो यूनजिया प्लैनेट के पास आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि ये एकदम स्पेस के बीच में बना हुआ था, लेकिन फिर भी इस प्लैनेट के अंदर से ना बहुत ही हाई लेवल की डेथ एनर्जी बाहर निकल कर आ रही थी। वांग लिन हैरान की डेथ एनर्जी इसके अंदर से कैसे बाहर निकल कर आ सकती है। वो यूनजिया प्लैनेट के अंदर जाता है और यहाँ पर आने के बाद ना वो ये सोचने लग गया था कि देखो अगर यहाँ पर इस प्लैनेट के अंदर बहुत हाई लेवल का मेटल एलिमेंट मौजूद है और ये प्लैनेट उतना ज्यादा छुपा हुआ भी नहीं है, तो आखिर कोई इंसान यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर कोई भी इंसान कभी नहीं आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कमाल की जगह पर कोई इंसान कभी आया ही ना हो? तो जैसे ही वांग लिन यहाँ पर आगे ही बढ़ रहा था ना, उसको वहां पर एक बहुत ही भयंकर बीस्ट नजर आता है। वो बीस्ट सच में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। तो वांग लिन उस बीस्ट को देखकर हैरान रह जाता है कि ये बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बीस्ट का नाम ना मून गीजर था, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बीस्ट होते हैं और ऐसे तो अचानक में कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से वांग लिन हैरान रह चुका था कि आखिर यहाँ इस जगह पर ये इतना भयंकर बीस्ट कैसे आ सकता है। मैंने एंशिएंट गॉड 2 से जो है ना उसकी मेमोरी के अंदर इसको देखा था कि ये जो बीस्ट होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, और जो भी एंशिएंट गॉड कल्टिवेटर होता है उनके अंदर एक पैरासाइट की तरह हमेशा के लिए रहते हैं। मतलब एक एंशिएंट गॉड के अंदर ही ये पैदा होते हैं और वहीं पर हमेशा से रह जाते हैं, एंशिएंट गॉड की ब्लड पावर को कंज्यूम करते हुए। कोई भी ये जो मून गीजर है ना उस एंशिएंट गॉड के शरीर को छोड़कर बाहर नहीं आ पाता, और बाय चांस अगर किसी तरह से एंशिएंट गॉड मर जाता है ना, तो जितने भी उसके मून गीजर उसके शरीर के अंदर मौजूद हो वो सब हवा में ही कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब उनकी भी जान नहीं रह पाती। जब तक एंशिएंट गॉड जिंदा है उसके अंदर तभी तक के वो मून गीजर सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मून गीजर यहाँ पर कर क्या रहा है, जबकि यहाँ पर तो मैं किसी भी एंशिएंट गॉड को नहीं देख पा रहा। ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर ना किसी एंशिएंट गॉड की लाश पड़ी हो सकती है, या फिर यहाँ पर एंशिएंट गॉड का ऑरा फैला होगा जो कि इस बीस्ट को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इस तरह की कोई चीज मौजूद है तो मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? कैसे मैं इस चीज को ना लूं? जरा मैं देखना चाहता हूँ कि असल में यहाँ पर है क्या चीज जो इस बीस्ट को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। लेकिन ये जगह है बहुत ज्यादा खतरनाक, अजीब सी वाइब भी मुझे इस जगह से आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। वांग लिन कहते हैं कि जो चीज मुझे चाहिए ना, एक काम करता हूँ सिर्फ मैं वो ढूंढता हूँ और उसको लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। बाकी चीज मैं बाद में भी कभी टाइम मिलेगा तो ले सकता हूँ, लेकिन जो लेने के लिए मैं भी यहाँ पर आया ना मुझे वही लेना चाहिए पहले। उसको यहाँ पर हर तरफ वो कई सारे क्रिस्टल वगैरह नजर आते हैं जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट की पावर थी जो कि उसके हेवनली पर्ल को कंप्लीट करने में काम आ सकती है। वो सोल तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि लगता है हम तो अमीर बनने वाले हैं, बस मास्टर एक इशारा दीजिए और मैं सारी जगह को खोद कर इसके सारे क्रिस्टल बाहर निकाल लूंगा। तो वांग लिन यहाँ पर पहले उस सोल को चुप करा था और थोड़ा सा सोचने लग गया था कि देखो अगर ये प्लैनेट के ऊपर ये क्रिस्टल को रखना भी था ना, तो ऐसे बाहर निकाल के क्यों रखा जाएगा? थोड़ा सा छुपा के रखना चाहिए था। ऐसे बाहर रहेगा तो कोई भी लेकर जा सकता है ना। इसका बाहर होना मुझे थोड़ी सी अजीब वाइब दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और अगर यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल हैं अगर जमीन के अंदर से अपने आप मिनरल के जरिए बन रहे हैं ना, तो ये जगह मुझे ऐसी क्यों लग रही है कि ये हड्डियों से बनी हुई जगह। यहाँ पर तो माउंटेन, पहाड़ और खदान वगैरह होनी चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं हड्डियों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। और जो वांग लिन का शब्द था ना वो बिल्कुल 100% सही था। और वांग लिन को समझ में आता है कि जो पूरा प्लैनेट बना हुआ है ना, ये असल में कोई प्लैनेट नहीं बल्कि वो ये जो मून गीजर बीस्ट है उसका शरीर है, और उसी के शरीर के ऊपर ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल है ना वो बन रहे हैं। वो जो बीस्ट है वो अभी यहाँ पर तो सोया हुआ है, लेकिन अगर वांग लिन ने उस क्रिस्टल को निकालने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो जो बीस्ट है वो जाग जाए। एक बार अगर वो जाग गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ करेगा और वांग लिन को वो देख भी लेगा। अभी तक तो उसने उसको नहीं देखा है। वांग लिन कहता है गलती से भी ये जाग जाता ना तो सच में ये मुझे मार डालता, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब मुझे समझ में आया ना कि यहाँ पर कोई क्यों इसलिए नहीं आया और यहाँ पर किसी ने भी ट्रेजर को निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। अब मैं यहाँ पर फंसता हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, इसलिए वांग लिन पहले तो वहां से जाने लग जाता है। वांग लिन कह रहा था कि हिस्ट्री में आज तक के जो भी यहाँ पर आया होगा ना लालच में, वो मर गया होगा। इसी वजह से इस जगह पर कभी कोई इंसान के निशान नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ आने वाले हर इंसान को ये मून गीजर बीस्ट जो है ना वो खा जाता होगा। वांग लिन जा तो यहाँ से रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी मन तो लालच आ रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास चांस है कि मैं अपने हेवनली पर्ल को कंप्लीट कर सकता हूँ इन क्रिस्टल के दम पर। तो क्या इतनी बड़ी आई हाथ में जो चीज है उसको छोड़कर मुझे जाना चाहिए, या फिर मुझे एक बार रिस्क लेना चाहिए? इसलिए भाड़ में गया, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा
देखेगा किस तरह से मैं उन क्रिस्टल को हासिल कर सकता हूँ। अब आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा मैं। दूसरी तरफ ना हम हुआन मी को देख पाते हैं और यहाँ पर जितने भी हुआन फैमिली के बंदे थे सब आए हुए थे और यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन क्रिएट किया गया था। यहाँ पर वो जो हुआन फैमिली का एंसेस्टर है वो भी आकर मौजूद होता है और वो हुआन में से कहने लग गया था कि देखो हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है ना वो तुम्हारे पर परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके बाद तुम्हारा जो ब्लड है ना वो हमारी हुआन फैमिली के साथ मैच हो जाएगा और उसके बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगी। उसके बाद तुम्हारा जो कोई भी काम होगा ना कभी फेल नहीं होगा। हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं अपने फैमिली का एक बहुत ही खास मेंबर बनाकर, तो हमें आगे चलकर कभी भी धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत। तो हुआन मी कहती कि बिल्कुल जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी, आप लोगों को धोखा देने के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकती। तो एंसेस्टर जो था वो कहने लग जाता है कि मैं अपने हुआन फैमिली का 26th एंसेस्टर, मैं यहाँ पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट ब्लड लाइन टेक्निक को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, जिसके जरिए मैं इस हुआन मी की ब्लड लाइन एक्सचेंज करूंगा हमारी हुआन फैमिली से। तो मुझे ये करने की परमिशन दी जाए। वो यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी करने लग गया था। जैसे वो ये काम कर रहा था ना, हुआन मी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है क्योंकि उसकी पूरी ब्लड लाइन को चेंज किया जा रहा था। बाकी के जो एल्डर वगैरह थे हुआन फैमिली के, वो लोग कहने लग जाते हैं कि हम ना उसी सेलेस्टियल रैम से आते हैं और हमारी जो ब्लड लाइन है वो सेलेस्टियल ब्लड लाइन है। हम मानते हैं कि सेलेस्टियल रैम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अभी भी हमारी जो ब्लड लाइन है ना वो सेफ है हमारी हुआन फैमिली की वजह से। हुआन फैमिली की ब्लड लाइन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट होती है, उससे ज्यादा प्योर ब्लड लाइन किसी की नहीं होती। लोग मरते हैं हमारी ब्लड लाइन हासिल करने के, लेकिन फिर भी हमारे एंसेस्टर इस हुआन मी के ऊपर इतने ज्यादा न्योछावर है कि वो अपनी पावर के जरिए उसकी ब्लड लाइन चेंज कर रहे हैं हमारी ब्लड लाइन से। ये करने से उसकी पूरी एक रैल्म की कल्टीवेशन ड्रॉप हो सकती है। मतलब एंसेस्टर अपनी पूरी एक रैल्म की कल्टीवेशन को ड्रॉप कर देंगे ये काम करने में, लेकिन फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा और ये काम करने के लिए वो तैयार है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या देख लिया एंसेस्टर ने इस हुआन मी के अंदर जो इसके लिए वो दीवाने हुए पड़े हैं, सब कुछ इसके लिए ही करना चाहते हैं। पर एंसेस्टर को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो अभी भी अपना काम करने में लगा हुआ, तो अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहा था उसी हुआन मी के अंदर, जिस वजह से हुआन मी की पावर इंक्रीज हो रही थी, उसकी ब्लड लाइन चेंज हो रही थी और उसकी जो पावर होती है ना वो भी धड़ल्ले से इंक्रीज होती जा रही थी। उसके पास तो कई सारे खतरनाक जो पहले की टेक्निक थी वो भी यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही होती है और धीरे धीरे करते हुए उसका जो 10,000 डोमेन होता है ना इल्यूजन वाला, वो भी यहाँ पर अपने पीक पर जाने लग गया था। जो देखकर बाकी के एल्डर वगैरह जो थे वो भी हैरान रह जाते कि इस लड़की के पास सच में 10,000 इल्यूजन डोमेन की पावर है। इस लड़की का डोमेन इतना ज्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे एंसेस्टर काफी टाइम से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसके पास इस तरह का डोमेन पावर हो, और अब जाकर लगता है कि इसी वजह से एंसेस्टर यहाँ पर इस हुआन मी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा प्लान बना कर रखा होगा आगे चलकर इस हुआन मी का यूज करने के लिए। इसी वजह से वो अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देखते ही देखते हुआन मी जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसका जो इल्यूजन डोमेन था वो अपने पीक पर चला जाता है, उसकी कल्टीवेशन बढ़ती है और वो पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी जिसका हिसाब भी नहीं था। वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर से कहना चाहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। एंसेस्टर तो उल्टा खुद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, वो भी अपना इल्यूजनरी यान स्टेज पे था, तो वो उसके एक पूरे रैल्म को नीचे कर चुका था। उसके एक रैल्म की पावर उसके अंदर से खत्म हुई और चली गई हुआन मी के अंदर। एंसेस्टर यहाँ पर अपने बाकी एंसेस्टर से कहने लग जाता है कि बाकी एंसेस्टर देखा आपने, आखिरकार मैंने ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जिसके पास वो 10,000 इल्यूजनरी डोमेन की पावर हो। अब हमारी फैमिली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। वो यहाँ पर हुआन मी से कहता है कि हुआन मी देखो, ये ना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद तुम्हारा सबसे पहला बैटल होगा जिसको लड़ने के लिए तुम अभी जा रही है, और वो बैटल है रान्यू प्लैनेट के अंदर। जाओ रान्यू प्लैनेट के अंदर उसको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दो, दिखा दो कि तुम असल में हो क्या चीज, तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन करने का ना टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उन तीनों एंसेस्टर को देखते हैं जो कि रान्यू प्लैनेट के थे, और ये लोग ना यहाँ पर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो कि हुआन फैमिली ने लगा दिया। कहा था ना एंसेस्टर ने कि वो एक फॉर्मेशन लगा देगा प्लैनेट के ऊपर, किसके जरिए कोई भी प्लैनेट को छोड़कर नहीं जा सका। तो यही चीज की वजह से तीनों एंसेस्टर फंसे हुए थे। वो प्लैनेट को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे फॉर्मेशन की वजह से। उन्होंने हर कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वो जो फॉर्मेशन था ना इनका, वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग एकदम परेशान कि यार अब हम क्या करेंगे, हमने तो अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन ये फॉर्मेशन तो टूट ही नहीं रहा, हम तो बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं। तो यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम यहाँ पर करें तो करें क्या। वो लोग कहना चाहते कि हमें जहाँ तक कि लगता है ना कि ये काम उसी हुआन फैमिली वालों का होगा। वो हुआन मी जो है ना उसी ने ये फॉर्मेशन लगाया होगा ताकि हमें ट्रैप किया जा सके, और अगर उसने ये फॉर्मेशन लगाया है तो इस चीज में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी कि वो किसी भी टाइम यहाँ पर आकर पहुंच जाए। अब जब यहाँ पर ज़ूमो तो है ही नहीं, तो उसके बगैर वो यहाँ पर आ गई ना तो लगता है कि हमारे वाट लगने वाले हैं। उसने कहा था उसको लौट कर आने में 3 महीने लग जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम 3 दिन भी और यहाँ पर सर्वाइव करने वाले हैं। वो धोखेबाज कहीं का हमें धोखा देकर भाग गया, सब कुछ हमारा लिया और सीधा यहाँ से भाग गया। उस पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। उसको तो चांस मिला, वो निकल कर यहाँ से भाग चुका है, कभी वो लौट कर नहीं आएगा। 3 महीना क्या छोड़ो, 3 साल में भी नहीं आने वाला वो। तो अब यहाँ पर तीनों की तीनों एंसेस्टर को जिस बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था ना, वही चीज यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हुआन मी यहाँ पर ना आ जाए। तो सच में हुआन मी वहां पर आकर पहुंच चुकी थी, जो एक कमाल की और काफी धमाकेदार एंट्री मारती है।
यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गई थी कि तुम ही रानियो प्लेनेट के तीनों फैमिली के एंसेस्टर हो ना, जिसके चर्चे इतने ज्यादा चल रहे हैं आसपास में। उसका जो ऑरा था हुआनमी का वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तीनों के तीनों एंसेस्टर उसके सामने अपने आप ही झुक जाते हैं। हालांकि उनको झुकने का मन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआनमी ने अपने ऑरा से तीनों को अपने सामने बिल्कुल सरेंडर करवा के रखा था। तीनों हुआनमी को देखकर समझ जाते हैं कि यही वो हुआनमी है जिसके बारे में हम इतना ज्यादा सोच कर डर रहे थे, और आज देखो ये हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करते तो वैसे भी उनका प्लैनेट यहाँ बर्बाद हो जाएगा, और अगर कुछ करते भी हैं तो भी इनके बचने के चांसेस नहीं होंगे। तो तीनों एंसेस्टर्स में से जो ज़ाओ फैमिली का एंसेस्टर था वो कहता है कि हम शांत नहीं बैठने वाले, वैसे भी हम मरेंगे, कुछ करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी, तो हमें यहाँ पर लड़ना चाहिए, क्या पता हमारे पास जीतने के चांसेस हो। तो ज़ाओ फैमिली का एंसेस्टर तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो अपने अटैक को तैयार कर चुका था। बाकी की जो दो फैमिली के एंसेस्टर थे ना, वो लोग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, और तीनों के दिनों अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर चुके थे ताकि हुआनमी से मुकाबला किया जा सके। इनको पता था कि डर का भी कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने लड़ने का सोचा। यहाँ पर तीनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुके थे, तो वही हुआनमी जो थी वो कहने लग जाती है कि वाह वाह मजा आ गया तुम लोगों की हिम्मत को देखकर। तुमको सच में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करोगे, अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करोगे तो मैं डर जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, तो बहुत गलत सोचा है तुम लोगों ने। और अब जब तुमने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया है कि तुम फाइट ही करने वाले हो, तो मुझे यहाँ पर तुम लोगों से बात करके या टाइम पास करके टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं डायरेक्ट ही तुम लोगों को मार दूंगी, तो ठीक है चलो यहाँ पर बैटल लड़ते हैं। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को यूज करती है और उसके जिनके ऊपर अटैक करने वाली थी, और एक सेकंड के अंदर वो तीनों की जो स्पिरिट थी ना, उसको लिटरली में डिस्ट्रॉय मार देती है। एक सेकंड ही लगा था उसको, उसने तीनों स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बाकी एंसेस्टर देखकर हैरान रह जाते कि यार ये क्या हुआ, हमारी स्पिरिट तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसके बाद यहाँ पर वो लोग जो थे एक दूसरे के ऊपर देखते हैं, और फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो हुआनमी के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके थे। लेकिन गड़बड़ यहाँ ये हो जाती है कि जब उनको लग रहा था ना कि वो लोग हुआनमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो बाद में रियलिटी में पता चलता है कि वो लोग हुआनमी के ऊपर अटैक नहीं किए, बल्कि अपने ही साथी के ऊपर अटैक किए। क्योंकि अब हुआनमी का तो हमें पता ही है कि उसके पास 10,000 इल्यूजन टेक्निक है, मतलब वो जिसको जो चाहे ना उस तरह का इल्यूजन दिखा सकती है। तो उसने अब यहाँ पर ये कांड कर दिया था कि एक एंसेस्टर जब हुआनमी को मारने जाता ना, तो उसको लगता कि वो हुआनमी के ऊपर अटैक करने जा रहा है, जबकि रियलिटी में वो अपने ही साथी एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता। तो इस वजह से सारे एंसेस्टर अब आपस में ही लड़ने लग गए थे। वो एक दूसरे को ही पूरी जान लगाकर मारने की कोशिश करते कि हुआनमी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो हुआनमी का सोच कर अपने ही साथी को मारने पर लगे हुए थे, और ये तमाशा ना बिल्कुल आराम से बैठकर और वहाँ पर उड़ते हुए वो जो हुआनमी थी देख रही थी। वो कहती कि बहुत मजा आ रहा है, मैं यहाँ पर बस खेल देखने के लिए आई थी, और ये खेल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर तीनों एंसेस्टर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए ज़ाओ फैमिली के एंसेस्टर की तो बैंड बजा चुके थे। सबसे ज्यादा हरकत वही कर रहा था और सबसे ज्यादा गुस्से में वही था ना, तो सबसे पहले उस हुआनमी ने उसको ही टपकाने का सोचा। बेचारा वही यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुका था। इसके बाद तो यहाँ पर वो हुआनमी और बढ़िया उन सभी को इल्यूजन दिखाती है ताकि ये तीनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर दे, चांस ही ना हो इनके पास एक दूसरे से बचने का। और सारा का सारा तमाशा मस्त आराम से हुआनमी देखे जा रही थी। उसको तो ये फाइट देखकर खूब मजा आ रहा था, वो पूरी फुल फाइट को एंजॉय कर रही होती है। और यहाँ तीनों एंसेस्टर अपनी अपनी जान दांव पर लगाए हुए एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा बुरी तरीके से मार तो ज़ाओ फैमिली का एंसेस्टर ही खा रहा था, और अब यहाँ पर उसके मरने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ चुके थे। वो हुआनमी से कहता है कि हुआनमी मुझे पता है कि तूने यहाँ पर ये हरकत की है, तू मुझे मेरे ही दोस्तों के हाथों मरवाना चाहती है ना, और तुझे लगता है कि इस प्लान में तू कामयाब होते जा रही है। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तू इतनी ज्यादा ना कार निकलेगी। अगर तेरे अंदर हिम्मत होती ना तो तू डायरेक्ट मुझसे फाइट करने के लिए आते, लेकिन नहीं, तूने तो यहाँ पर सिर्फ अपने अटैक का यूज किया, हिम्मत तो तेरे अंदर कोई है ही नहीं। तो हुआनमी उससे कहती कि तुझे सच में लगता है कि तुझ जैसे बचकानों को मारने के लिए मैं अपने हाथ गंदे करूंगी? अबे जब तुम लोग ऐसे ही मर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर अपनी मेहनत को वेस्ट करके मुझे क्या ही मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों को तो मैं कल्टीवेटर मानती ही नहीं हो, तुम लोग तो बिल्कुल बचकाने हो। ऊपर से तुम तीनों आपस में फाइट कर रहे थे और मैंने कुछ यहाँ पर किया है क्या? मैं तो बस यहाँ पर तमाशा देख रही थी और तुम एक दूसरे से ही लड़ते जा रहे हो। अगर मेरी कुछ गलती होती तब तो लोग मुझे कुछ कहते ना, मेरी तो उसमें कोई गलती भी नहीं है। मेरा तो डोमेन ही ऐसा है कि जहाँ मैं जाती हूँ ना लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं, उनको ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाई देते हैं कि उसका हिसाब नहीं है। और यही चीज तुम्हारे साथ भी हो गई, तुम सिर्फ मेरे इल्यूजन के दीवाने हो गए और कुछ तुमने उतना कुछ खास किया नहीं। तो अब यहाँ पर वो तीनों एंसेस्टर को बहुत भयंकर तरीके से आपस में लड़वाती है और यहाँ पर दो एंसेस्टर की तो वाट लग चुकी थी और सबसे ज्यादा वो अभी भी उस ज़ाओ फैमिली के एंसेस्टर को तड़पा रही थी, तो उसको तड़पा कर मारना चाह रही थी। ये देखने के बाद वो जो ज़ाओ फैमिली का एंसेस्टर था वो कहना चाहता कि देखो मेरी जान बख्श दो, तुम जिसको मारने के लिए यहाँ पर आई हो ना, जिसका बदला लेने के लिए आई हो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने वान डोंग को मारा है। उस बंदे का नाम है ज़ूमो। ज़ूमो ही वो इंसान था जिसने वान डोंग को मारा है। देखो जो मुझे पता था, मुझे सब कुछ जानकारी थी, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम मुझे छोड़ो, और मारना है तो उस ज़ूमो को जाकर मारो। लेकिन वो ना इस जगह को छोड़कर पहले ही जा चुका, उसको गए हुए करीब 2 दिन हो चुके हैं और ये फॉर्मेशन तैयार होने से पहले वो यहाँ से निकल गया था। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ती हो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस ज़ूमो तक के पहुंचने में, मुझे पता है कि वो कहाँ गया। लेकिन हुआनमी उसकी कोई बात नहीं सुनती है। बात सुनने से पहले वो यहाँ पर उस एंसेस्टर की जान ले चुकी थी, वो लिटरली उसको भी मार डालती है और कहती है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे इतनी जल्दी सारे दुश्मनों को नहीं मारना है, एक एक को मजे
ले लेकर मारूंगी मैं। तो वहीं हम वांगलिन को देखते हैं जो यहाँ पर ना अपना रानियो प्लैनेट के पास आकर पहुंच चुका था, लेकिन फॉर्मेशन देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ, रानियो प्लैनेट के ऊपर ऐसा अजीब सा फॉर्मेशन क्यों लगा हुआ है। जब मैं गया था तो ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं था, तो अब यहाँ पर किसने ये क्या लगा दिया। फॉर्मेशन दिख तो मिस्टीरियस रहा है लेकिन उसको तोड़ने में मुझे एक पल नहीं लगेगा, तो वो तुरंत ही हल्की से अपनी पावर को यूज करता है और सच में उसने फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और जब वांगलिन यहाँ पर देखता है ना, उसको नजर आती है हुआन भी, उसको देखकर हैरान हो जाता है वांगलिन की, अब तेरी तो ये एंसेस्टर रैल्म के पीक पर कैसे पहुंच गई, ये तो एंसेस्टर रैल्म के पीक पर मौजूद है, लेकिन इसने ऐसा क्या कर लिया कि इतनी जल्दी इसकी पावर बढ़ गई। अब डायरेक्ट मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि ये मुझे पहचान ले, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना पहचान छुपा कर रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये मुझे नहीं पहचान पाएगी कि मैं कौन हुआ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो वहीं वहाँ पर हुआन भी जो थी ना, अब वो दूसरे वाले एंसेस्टर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी कि अब तुम्हारी बारी है, मैं एक एक को ना एक बार के अंदर मारने वाली हूँ। तो बाकी के दोनों एंसेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं कि भागो, ये पक्का हुआन भी हमें मार डालेगी। हुआन भी यहाँ पर उन एंसेस्टर से कहने लग जाती है कि तुम लोगों ने अपने पहले स्पिरिट का यूज किया, वो कोई काम नहीं है। उसके बाद तुम लोगों ने अपने अवतार का यूज किया, लेकिन वो भी कोई काम नहीं है। और अब यहाँ पर तुम लोग अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा। तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं यहाँ पर इस तरह से तुम लोगों को मार सकती हूँ ना, जिसके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है, और पावर का यूज करने के बाद वो उस एंसेस्टर को भी मारने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बना चुकी थी। पर जैसे वो अटैक जाकर एंसेस्टर को लगने वाला था ना, कि उससे पहले तुरंत ही बीच में वांगलिन आता है और सीधा अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को वो यहाँ पर रोक चुका था। इस वजह से उस एंसेस्टर की जान बच जाती है। वांगलिन यहाँ पर एकदम एटीट्यूड के साथ और एकदम शान के साथ वहां पर आकर खड़ा था, और अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए वो तैयार होता है। एंसेस्टर जैसे वांगलिन को देखता है, वो कहता है कि ज़ूम तुम यहाँ पर आ गए, तुम मुझे बचाओ, इससे ये मुझे मार डालेगी। इसने एक एंसेस्टर को मार दिया है, हमें भी ये नहीं छोड़ने वाली है। वांगलिन पहले यहाँ पर कहने लग जाता है उस एंसेस्टर की, तुम मुझे ये बताओगे क्या तुमने अपना अवतार क्रिएट किया है क्या। ये लड़की यहाँ पर कह रही थी कि तुमने अपना अवतार क्रिएट करके रखा हुआ है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में कि तुम्हारा कोई अवतार है। क्या तुमने कोई और साजिश रचने वाले थे क्या। तुमने देखा कि आगे चलकर कोई मुसीबत आती तो तुम अपने अवतार के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। आखिर तुमने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों कैसे। लेकिन अगर तुमने मुझे अपनी फैमिली का सेलेस्टियल जेड नहीं दिया होता ना, तो पहले मैं तुम लोगों को ही टपका देता इस बात को छुपाने के लिए। पर जब मैंने तुमसे वादा कर लिया है कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वही करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ। वांगलिन यहाँ पर ना उस हुआनमी के पास आता है। अब उसको लग रहा था कि हुआनमी उसको पहचानेगी नहीं, और हुआनमी उसको देखकर ये सोचेगी कि हो सकता है कि वांगलिन ना असेंडेंट रैल्म के भी ऊपर का कल्टीवेटर है। तो उसको देखकर हुआनमी थोड़ा सा डर जाने वाली है, इसलिए वांगलिन सीधे यहाँ पर हुआनमी को धमका रहा था कि देखो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ से उल्टे कदम ना निकल जाओ जहाँ से आई हो, वरना फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और इतना धमकाने के बाद वांगलिन आराम से ना वहां से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन हुआनमी तो अभी भी यहाँ पर उसी को देख रही थी। वांगलिन जब यहाँ पर अच्छे से आगे बढ़ा भी नहीं था कि तभी यहाँ पर वो जो हुआनमी होती ना, उसके अंदर जो पावर है वो हल्की से एक्टिवेट होने लग जाती है। अब ये पावर कुछ अजीब सी बड़ी मिस्टीरियस लग रही थी, जो वांगलिन के करीब होने की वजह से ही एक्टिवेट हुई, लेकिन ये पावर क्या हो सकती है वो तो अभी हमें नहीं दिखाया गया। और उसी को देखकर वो एक पल के अंदर समझ चुकी थी कि उसके सामने जो खड़ा हुआ ना, ये वांगलिन है, ये कोई ज़ूमो नहीं है, ये वांगलिन नहीं है। तो वो उससे कहती कि वांगलिन, तुम यहाँ पर अपने पावर को असेंडेंट लेवल पे पहुंचा चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना थोड़ा सा चेहरा चेंज कर लोगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुमने अपना शक्ल चेंज किया, अपना कपड़ा चेंज किया, अपना हल्का सा ऑरा चेंज किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे से बच जाओगे। मैं तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ। वांगलिन कहना चाहता है कि अबे यार, ये मुझे पहचान कैसे ली। वो सबसे पहले उस एंसेस्टर को साइड करता है कि तू जाकर साइड हो, वरना तू बीच में पिस जाएगा। हुआनमी कहना चाहती है वांगलिन से कि वांगलिन, अभी तक कि तू ना सिर्फ असेंडेंट रैंक के अर्ली स्टेज पर है, और तूने तो मुझे देख ही लिया होगा, मेरी पावर को तो सेंस ही कर लिया होगा ना कि मैं असेंडेंट रैंक के पीक पर पहुंच चुकी हूँ। तो तेरा और मेरा लिटरली में कोई मैच ही नहीं है। पिछली बार तो मेरे हाथों से बचकर निकल गया था और तूने मुझे बहुत तड़पाया था। इस बार मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ। इस बार मैं तुझे मार डालूंगी। जो बदला लेना है ना, उसको मैं आज लेकर ही रहूंगी तेरे से। तूने मेरा पूरा का पूरा जो डोमेन था ना, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और मेरे पूरे डोमेन को इस तरह से तुमने डैमेज किया था कि उसको ठीक करने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो जिस तरह से तुमने मुझे तड़पाया था ना, आज मैं वो सारी चीजों का तुमसे बदला लेने वाली हूँ। वो वांगलिन को भी अब यहाँ पर ना अलग अलग तरह के इल्यूजन दिखाना शुरू कर देती है। इल्यूजन दिखाकर वांगलिन का जो दाव हार्ट है वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी, ताकि वांगलिन अपना दाव हार्ट की जो पावर है वो उसको सेंस ही ना कर पाए। वो कहती है कि जब तक मैं तुझे मारूंगी नहीं ना, तब तक कि मेरे दिमाग के अंदर जो गुस्सा भरा ना तुझे लेकर, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांगलिन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। जहाँ पर वांगलिन अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा था, तो हुआनमी भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है। हुआनमी वांगलिन से कहती है कि आज ना मैं तुझे तेरी ली मुआन जो है उसके पास
पहुंचा दूंगी। बड़ा याद करता है ना उसको, पल पल तुझे वही याद आते रहती है, तो फिर उससे मिल क्यों नहीं लेता है? आज मैं यहाँ पर तेरी हेल्प करूंगी, तेरी जान लूंगी ताकि मरने के बाद तू उससे जाकर मिल ले। तो वांगलिन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तूने अपने मुंह से ली मुआन का नाम लिया, काट डालूंगा मैं तुझे। वो तुरंत जाता है उस हुआन मी के ऊपर अटैक करने के लिए। और अब यहाँ पर हुआन मी और वांगलिन के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर वांगलिन अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो यहाँ पर आराम से उस हुआन मी को टक्कर दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसको हरा देगा। तो अब यहाँ पर हुआन मी जो होती ना, अपना वही जो इल्यूजन टेक्निक है वो उसका यूज कर लेती है। सबको तो वो इल्यूजन दिखा दी थी, तो अब यहाँ पर वांगलिन को भी वो इल्यूजन दिखाना शुरू कर चुकी थी। तो जैसे इल्यूजन की शुरुआत होती है ना, वांगलिन को सबसे पहले यहाँ पर नजर आती है रेड बटरफ्लाई। रेड बटरफ्लाई ये उस टाइम वाले लुक में थी जब वो वांगलिन से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और वांगलिन को वो मारना चाहती थी। तो इसी रूप में वांगलिन को रेड बटरफ्लाई नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वांगलिन की जान लेने के लिए तैयार थी। वांगलिन कहता है उस हुआन मी से कि देख हुआन मी, मुझे पता है कि तू यहाँ पर अपनी चीप टेक्निक का यूज कर रही है ताकि तू मुझे इल्यूजन के अंदर फंसा सके, लेकिन तू ये मत समझ कि मैं इस चीज को पहचानता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे सामने जो खड़ा है ना, वो रेड बटरफ्लाई है ही नहीं, वो तेरा सिर्फ दिखाया हुआ एक इल्यूजन है। और अब चाहे तू मुझे जिसको भी क्यों ना दिखा ले, मैं तेरे इल्यूजन में नहीं फंसने वाला। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो उसी रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करने लग गया था। रेड बटरफ्लाई उसकी जान लेने की कोशिश करी थी, लेकिन वांगलिन उस वाले इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से रेड बटरफ्लाई तो गायब हो जाती है, पर अगले ही पल वहां पर आ चुकी थी ज़ाओरू। अब वांगलिन को मारना था ज़ाओरू को, क्या वो उसको मार पाएगा? लेकिन वांगलिन उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तू यहाँ पर सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही है, लेकिन मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। वांगलिन को यहाँ पर दूतियान भी नजर आता है, जो कि कह रहा था कि वांगलिन, तूने तो कहा था कि तू मेरा जो सोल रिफाइनिंग सेट है उसको पहले से भी ज्यादा कमाल का बनाएगा, उसकी ग्लोरी को वापस लेकर आएगा, लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया। तूने तो मेरे सोल रिफाइनिंग सेट को भाग लिया, छोड़कर ऐसा ही अकेला सुजाकू प्लैनेट के ऊपर। तू इतना बड़ा धोखेबाजी मेरे साथ कैसे कर सकता है? वांगलिन को यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी नजर आने लग जाते हैं, उसको उसके पेरेंट्स नजर आते हैं। हर एक इंसान जिससे वो मिल चुका है ना, सब कुछ उसको वहां पर नजर आ रहा था। वो अपनी माँ को भी देख पाता है, लिमुआन को भी देख पाता है, सबको वो देख पाता है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। एक पल को तो वो भी झांसे में आ जाता है जब वो अपने सारे के सारे दोस्तों को, लिमुआन को और अपनी फैमिली को देख रहा था तब, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर पता था कि जो भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, वो सच नहीं है। ये सिर्फ दिखाया हुआ उस हुआन मी का छलावा है, जिसके अंदर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर गलती से भी मैं इसके ऊपर भरोसा कर लूँ ना, तो मैं लिटरली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो सिर्फ मेरे माइंड को कंट्रोल करिए और मेरे माइंड के अंदर जो भी अच्छी वाली मेमोरीज है ना, वो मुझे दिखाने की कोशिश करी ताकि मैं उसके इल्यूजन के अंदर फंस जाऊं। वो हुआन मी से कहता है कि हुआन मी, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुमने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे इल्यूजन के अंदर फंसाने, इसलिए तुम्हें आखिरी वार्निंग दूंगा कि मेरे दिमाग के साथ खेलना ना बंद करो। लेकिन यहाँ पर हुआन मी कहते हैं कि वांगलिन, जितने भी लोगों को तुमने देखा है ना अपने वर्ल्ड के अंदर, वो सारे मेरी मुट्ठी में, मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से उनको चला सकती हूँ। जितना चाहूँ उतना मैं तुझे टॉर्चर करके उन लोगों को दिखा सकती हूँ। मुझे पता है कि तू यहाँ पर समझ चुका है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे तेरे दिमाग के साथ खेलने में ना बहुत मजा आ रहा है। आज जो हम दोनों के बीच में फाइट हो रही है, उसका नतीजा तो पहले ही सामने निकल कर आ चुका है कि इसको मैं ही जीतूंगी और तेरी जान लेकर रहूंगी। तो कुछ भी क्यों ना कर ले, तो बचेगा नहीं। वो अपने पावर का यूज करते वांगलिन के ऊपर अटैक करी थी, लेकिन वांगलिन तुरंत अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। उसने अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाला और उसकी पावर को वो एक्टिवेट करके तैयार था। देखते साथ ही ये यहाँ पर वो जो हुआन मी थी हैरान रह चुकी थी कि वांगलिन तेरे पास ये थंडर ड्रैगन आया कैसे, और ये थंडर ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थंडर ड्रैगन की पावर को कैसे होल्ड कर पा रहा है, और ये तेरी मार्शल स्पिरिट जो सोल होती है उसके साथ कैसे मर्ज है। जिस तरह से तू अपनी सोल को कंट्रोल कर पाता है, उसी तरह से तू थंडर ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। वांगलिन के अंदर से थंडर जो पावर थी ना, वो भी एक्टिवेट होकर बाहर निकल कर आने लग गई थी। अब थंडर ड्रैगन उसके सोल के साथ मर्ज है, तो थंडर की पावर वांगलिन कैसे नहीं यूज कर पाएगा। वांगलिन कहता है कि एक ऐसा दिल जिसके अंदर ना सिर्फ गुस्सा और नफरत भरा हो, जिसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से खत्म करके रखा गया हो, तो तुझे क्या लगता है कि तू उस तरह के हार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकती है। जिस दाव हार्ट को तू यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है ना, उसके अंदर ना कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, वो सिर्फ गुस्से और बदले की आग में भरा हुआ है, और वो तुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आसानी से तैयार है। दिखा फिर मुझे कि तू असल में मेरे सामने क्या कर सकती है। मैं तुझे चाहूँ ना तो आसानी से इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुझे खत्म कर सकता हूँ। जब मैंने असेंडेंट ड्रैगन को ब्रेक थ्रू किया था ना, तब मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी सारी पुरानी फीलिंग्स को छोड़ दूं, लेकिन तुझे पता है मैंने अपनी फीलिंग्स को नहीं छोड़ा। अपने बदले की आग को, अपने गुस्से को, अपने हर एक चीज को मैंने अपने साथ ही रखा, और उसके बाद जाकर मैंने अपना असेंडेंट ड्रैगन ब्रेक थ्रू किया। तो तुझे क्या लगता है कि मैं अब पहले वाला वांगलिन नहीं रहा, मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वांगलिन बन चुका, जिसको ऑब्सेशन यही है कि सारे दुनिया के जितने भी खतरे हैं ना उसको खत्म करना, जो भी मेरा दुश्मन है उन सभी को खत्म करना। और तूने जो यहाँ पर आने के बाद गलती की है ना, तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझे मार लेगी? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये होगा जरूर कि मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा दाव हार्ट, मेरा डोमेन तेरे जैसे एक बचकान है 10,000 इल्यूजन डोमेन के जरिए
कंट्रोल में कैसे आ सका। तेरा डोमेन ना मेरे दाव हार्ट की पावर के सामने बिल्कुल एक बच्चा है। जानता हूँ कि तेरी कल्टीवेशन असेंडेंट रैंक की पीक की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तूने सिर्फ ना दूसरे की हेल्प से इस लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। जब कोई इंसान फोर्सफुली अपना लेवल ब्रेक थ्रू करता है ना, उसके पास उस चीज की पावर नहीं होती है और उस इंसान को चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हराया जा सकता है। और वही चीज आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तेरा जो 10,000 इल्यूजन डोमेन है ना, उसको भी आज मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। जिस तरह से मैंने पहले तेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय किया था, उसी तरह से अभी इस वाले डोमेन को भी डिस्ट्रॉय करूंगा। वान भी डर चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से तो उस एंसेस्टर अपनी पावर देकर मेरे डोमेन को यहाँ पर कंप्लीट किया। ये वांगलिन सच में इसको वापस से डिस्ट्रॉय ना कर दे। उसके चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वांगलिन इतना गुस्से में था ना कि किसी की भी रूह कांप जाए उसको देखकर। तो अब इस फाइट का नतीजा क्या निकलेगा? क्या सच में वांगलिन उस हुआनमी को मार डालेगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।